ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद आज बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली और मार्केट जोरदार तेजी के साथ बंद भी हुआ। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 817 अंक चढ़कर 55,469 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 249 अंकों की तेजी के साथ 16,595 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 660 अंकों की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। शेयर जारी होंगे, इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं होगा। दस्तावेज के मुताबिक कंपनी 1200 करोड़ रुपए के प्री आईपीओ प्लेसमेंट पर भी विचार करेगी। अगर यह पूरा होता है तो आईपीओ का साइज घट जाएगा। इबिक्स कैश B2C B2B फिनटेक कारोबार में है। कंपनी आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल अपनी सब्सिडियरी इबिक्स ट्रेवल्स और इबिक्स कैश वर्ल्ड मनी के वर्किंग कैपिटल की जरूरतें पूरी करने में खर्च करेगी। चलिए, तो हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है और हमने अभी उत्तर प्रदेश की बात की। अब अनिल जी, आपसे एक सवाल मेरा यह होगा, चलिए अनिल जी आपसे मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूं सर कि हमने अभी यूपी की बात की। पंजाब में एक बड़ी जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने संबोधन किया लोगों के साथ और उनका ये कहना है कि हमने दिल्ली में इनकलाब किया, पंजाब में क्या, अब हम देश के बाकी हिस्सों में करेंगे। क्या आपको लगता है कि पंजाब की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं और बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और क्या एक पैन इंडिया लेवल पर अब आम आदमी पार्टी को कम से कम प्रयास के स्तर पर शुरुआती दौर में हम बढ़ता हुआ देख पाएंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि केवल चुनाव लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीतने के बावजूद भी आपने एक रेवोल्यूशन पंजाब में ला दिया, ये बात गले से नीचे उतरती नहीं है। असली टेस्ट तो उनका अब शुरू होगा। उनकी डिलीवरी सिस्टम दिल्ली में अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कंपैरेटिवली अच्छी है, लेकिन पंजाब एक बड़ा सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक स्टेट है। कैसे उसको हैंडल करते हैं और मुख्यमंत्री के उनके कैंडिडेट जो हैं विदाउट टोटली इनएक्सपीरियंस्ड हैं वो, और एमपी रहे हैं 2 बार। वो आर्ट एंड कल्चर के फील्ड के जरूर है, लेकिन राजनीति में और एक गवर्नमेंट चलाने का उनको उस चीज का तजर्बा नहीं है, तो उनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा। दूसरी बात यह कि जाहिर है वो तो केजरीवाल पहले भी उनकी महत्वाकांक्षा जो कहीं प्रधानमंत्री बनने की है, उन्होंने जाहिर भी कर दी थी जब आनंद फानन में वाराणसी में मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पहुंच गए। तो वो एक उनकी उस भावना को बल मिला है पंजाब में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद। जाहिर है अपोजिशन यूनिटी के जो एफर्ट आज तक हो रहे थे और कहीं परवान चढ़ते नजर नहीं आ रहे थे, उनमें एक कड़ी और अलग से जुड़ गई है। पहले तो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल जीतने के बाद अपने आप को आगे करने के फिराक में थी, या तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लीडर और मुख्यमंत्री मिस्टर राव, उन्होंने पहल शुरू कर दी थी। अब एक नई पहल होगी उसमें। अब ये बहुत देखना होगा कि इस अपोजिशन यूनिटी के नए समीकरण में क्या मोड़ आता है, किस तरह से बदलाव आता है, क्या ये कुछ बात बनती है। और केजरीवाल भी और ममता जी भी और राव, ये सब अलग अलग तरह के इगोइस्टिक पर्सनैलिटीज हैं। होता है, राजनीति में होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता में भी ईगो लेवल उनके भी अलग है उनके। क्या महत्वाकांक्षा उनकी बहुत जरूर है। मुझे लगता है पंजाब की इंफेटिक विक्ट्री के बाद उनको उतना ही राष्ट्रीय राजनीति में आगे कदम बढ़ाने का बल मिला है जितना ममता जी को मोदी और अमित शाह कंबाइन को हराने के बाद बल मिला। बिल्कुल, उनकी महत्वाकांक्षाएं जरूर बढ़ेंगी और अब उनकी असली परीक्षा भी शुरू होगी। जिस तरह से एक पूर्ण राज्य में अब आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, तो जाहिर सी बात है कि अब उनकी जिम्मेदारियां और परीक्षाएं भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। संगीत रागी जी आपके पास आएंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहीं से बात शुरू कर रहा हूँ। अनिल जी ने ठीक कहा। देखिए, दिल्ली एक ऐसा था स्टेट है जहाँ पर आपको 1.5 करोड़ की आबादी है और एक प्रकार का हम नहीं भी कह सकते हैं तो नियर अबाउट सरप्लस बजट पर आप काम करते हैं। इतना आपके पास पैसा आता है। अर्थतंत्र इसका आपका अपने आप में मजबूत है, सेल्फ सस्टेन कर पाते हैं। क्या यही फ्रीबीज का मॉडल जो है वो पंजाब में सफल होगा या नहीं होगा,
ये थोड़ा कहना अभी मुश्किल है मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन काम होगा, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होने वाला है भगवंत मान के लिए। दूसरी बात, जो एक बात चल रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर कि बीएसपी को इतनी सीटें कम क्यों आई, इतना सीटों का जो प्रतिशत है वो बहुत घट गया और समाजवादी पार्टी का जो मत प्रतिशत है वो बहुत बढ़ गया। मेरे आकलन से मुझे ब्रेकअप अभी नहीं आ रहा है, बट एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के नाते जो मेरा आकलन है कि बीएसपी का जो दलित वोट है वो बीएसपी के साथ इंटैक्ट रहा है। जो पिछला चुनाव आपने देखा होगा कि बीएसपी को 22% के आसपास वोट मिला था, 21 या 22% था। उस 22% में जो 9% वोट था बीएसपी का टोटल वोट का, वो हिस्सा मुस्लिम वोटों का था। अच्छा, वो मुस्लिम वोट बीएसपी से इस बार छिटक करके समाजवादी पार्टी पर गया है और वही समाजवादी पार्टी जो है वो 31% का वोट या 32% के आसपास, 31 दशमलव समथिंग के आसपास का ये सर राजीव जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर। इस पर एक काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछता हूं सर, क्योंकि जो आप डेटा दे रहे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। छोटी सी टिप्पणी और जी हाँ बोलें सर। एक छोटी सी और टिप्पणी कर लेता हूं, उसके बाद पूछिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा चुनाव था जहां पर 137 ऐसी सीटें थी जहां पर मुस्लिम मतदाता चुनाव को बहुत शिद्दत के साथ इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में थे। यानी कि 23% से लेकर के 56 और 60% तक उनके थे। ये वो जगह है जहां पर समाजवादी पार्टी को देखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी ऐसे जगह से किन किन जगहों से ये जीत करके आती है। आप सर ये कह रहे हैं कि निकाला जा रहा था। आपने बहुत दिलचस्प बात बताई है और जानकारी के लिहाज से भी हम सबके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि 20-21% के आसपास का वोट बैंक मायावती का इंटैक्ट वोट बैंक है। तो आप कह रहे हैं कि उसमें से 9% जो वोट है, 9-10% का जो वोट है वो मुस्लिम वोटर है, दलित नहीं है। तो मतलब ये मान के चला जाए कि 13-14% के आसपास का ही दलित वोट है सर, मायावती का जो अपना कोर वोट है। रागी जी बिल्कुल यदि आप एक नैरेटिव ये चल रहा है रागी जी, हाँ रागी जी, एक नैरेटिव ये चल रहा है कि मायावती बसपा ने जो 156 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, वो उन उम्मीदवारों का जो चाल चलन चेहरा था वो समाजवादी पार्टी से मैच करता था और वही उम्मीदवार उतारे, मुस्लिम उम्मीदवार, यादव उम्मीदवार, और ये कहा जा रहा है कि जिन जगहों पर ये उम्मीदवार उतारे वहां पर बीजेपी लीड कर रही है। इस तर्क में आपको दम दिख रहा है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएसपी ने अपना वोट ट्रांसफर कर दिया है बीजेपी को। इस दलील को आप मानते हैं क्या रागी जी? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं जब चल करके गया था, वहाँ से बातचीत की, तो हर दलित से जिनसे मैंने मिला, उनका कहना था कि बहन जी के लिए यह अंतिम चुनाव है। यानी वो मान करके चल रहे थे कि इस चुनाव के बाद बहन मायावती जी शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी प्रासंगिकता बनी नहीं रहे, इसलिए वो ये खतरा मोल लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि बहन जी के कैंडिडेट को हराया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक ये भी निष्कर्ष निकल करके आया, मुस्लिम नेताओं के, मौलानाओं के तरफ से कई ऐसी आवाज़ें आईं और ये बड़े मुखर आवाज़ें थी कि हमें समाजवादी पार्टी को वोट देना है। हो सकता है कि ऐसी स्थिति में बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा बहुत जो है वो बहुत एक्टिव नहीं रहे हों, लेकिन यह प्रतिशत बहुत कम है। इसलिए मैं ये मानता नहीं हूं कि उन्होंने वोट ट्रांसफ़र किए हों भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा मैं नहीं मानता। चूंकि ये जो आंकड़ा है बीएसपी का वो कम इसलिए आया है कि जो मुसलमानों का एक प्रतिशत था जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में लगभग रफली इक्वल बंटता था बीएसपी और समाजवादी पार्टी के साथ में, वो इस बार एक तरफा जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। हालांकि वो भी पूरी तरीके से नहीं गया है। जब 70% किसी कम्युनिटी का आंकड़ा यदि एक तरफा पड़ जाए तब हम मानते हैं, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं जो 48% से 56%
30% मुसलमानों का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को पड़ा है। इसका मतलब है कि बाकी कहीं ना कहीं अन्य थोड़ा सा पार्टियों ज्यादा को मिला मिलता है। हुआ दिखा है इस बार। अकुश श्रीवास्तव जी, आपके पास आएंगे और एक अहम सवाल ये कि अगर हम 2017 के चुनाव को देखें, अखिलेश यादव वहां हारे, 19 में लोकसभा में हारे, और उसके बाद अब ये 22 का चुनाव, यानी 3 बार लगातार समाजवादी पार्टी अखिलेश के नेतृत्व में हारती रही। तो क्या अखिलेश के नेतृत्व पर अब सवाल उठना लाजमी है? मुझे नहीं लगता कि अखिलेश के नेतृत्व पर खासतौर से यादव समाज या जिसके वो नेता माने जाते हैं वो सवाल उठाएंगे। उनके लिए वही एक नेतृत्व है। लेकिन ये बात सही है कि अखिलेश के सामने रास्ते बहुत ज्यादा नहीं है। अखिलेश के सामने ये आसान नहीं होगा अपने आप को आगे साबित करना, क्योंकि इससे बड़ा कॉम्बिनेशन उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी गलतियां ना करे तब तक वो नए समीकरण उनके लिए बनना मुश्किल होगा। वो जहां तक जा सकते थे, जितना उदार हो सकते थे, जितना अपनी छवि ठीक कर सकते थे, परिवारवाद से थोड़ा निकल कर सकते थे, या रणनीतिक रूप से जितनी उन्होंने चतुराई टिकट बांटने में की, वो नहीं करी है उन्होंने। वो की है लेकिन वो सफल नहीं हुई। तो इसके आगे जाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वैसे ही है जैसे छोटी लाइन से बड़ी लाइन बनाना, और बड़ी लाइन बनाने के लिए जितना पैसा होना चाहिए, जितनी अकल होनी चाहिए, और जितना इच्छा होनी चाहिए लंबी दूरी का काम की। ये बात सही है कि अखिलेश यादव की उम्र है, समय है, बहुत सारी चीजें हैं, और वो इंतजार करेंगे कब भाजपा गलती करे और कब। लेकिन ये आसान कतई नहीं, ये आसान नहीं होगा, ये बात ठीक है, क्योंकि एक बड़ी लकीर उनके सामने खड़ी है। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, कब क्या पलट जाए, क्या कब नया इक्वेशन बन जाए, समीकरण बन जाए, कोई नहीं जानता है। क्योंकि आप देखिए बहुत ये मतलब कोइंसिडेंस है दीपक की 2012 में बीजेपी के खाते में उत्तर प्रदेश में 47 सीटें थी 2012 में, और 2012 में 224 सीटें थी सपा के पास। 2017 में सपा के पास 47 सीटें, बीजेपी के पास 312 सीटें। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा उलटफेर राजनीति में होता है। अनिल जी एक सवाल मैं आपसे अब उत्तराखंड को लेकर पूछता हूं सर, क्योंकि उत्तराखंड में भी आप देखिए कि इतिहास तो बाकी रही, वापसी आमतौर पर नहीं होती है सरकार की वहां पर, लेकिन हुई, एक रिकॉर्ड टूटा। लेकिन कांग्रेस का वोट बढ़ा है और बीजेपी का 1.5% के आसपास कम हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि उत्तराखंड में एक कांटे की टक्कर वाली बात जो हो रही थी वो है, और अगर आंतरिक कलह नहीं होती कांग्रेस के अंदर, हरीश रावत की नाराजगी सामने नहीं आती, उसको ठीक तरीके से सेंट्रल लीडरशिप ने कांग्रेस का अगर टैकल किया होता तो तस्वीर कुछ और होती? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अगर कांग्रेस को किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं, कांग्रेस अपना निपटारा खुद ही कर देती है। वो हमने पंजाब में भी देखा, हमने उत्तराखंड में भी देखा, वो दोनों जगह सेम स्टोरी थी। अब जिस तरह से हरीश रावत को, बहुत ही शालीन आदमी है, बहुत ही शरीफ राजनेता है, लेकिन उनको भी ट्वीट करके अपना गुस्सा जताना पड़ा, तो ये दिखाता है कि किस तरह कांग्रेस के अफेयर्स को उनके हाईकमांड, सो कॉल्ड हाईकमांड हैंडल करती है। तो कहीं ना कहीं वो अंतरकला शुरू हो गई। वहां पे भी उन्होंने, जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक स्टैंड लेना शुरू कर दिया, अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये कांग्रेस की अंतरकला तो दोनों जगह, पंजाब में भी और उत्तराखंड में भी साबित हुई है। जहां तक उनके वोट परसेंटेज की बात आपने की है, कम सीटें आने की बात की, कहीं ना कहीं अभी जो रुझान आएंगे तो पता चलेगा, डिटेल्स आएंगी, फाइनल प्रिंट्स पढ़े जाएंगे। लेकिन ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ने, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है, लेकिन बीजेपी तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं उन्होंने एक जगह पे नुकसान किया है, उनके वोट बैंक को छिन्न भिन्न करके। एक तो ये फैक्टर रहा होगा वहां पे, और दूसरा इंटरेस्टिंगली, हालांकि बीजेपी को अच्छी सीटें मिली हैं वहां पे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री हार गए, और जो प्रोजेक्टेड तो नहीं थे, लेकिन जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने कैंपेन पूरी की, इलेक्शन लड़ा, वो हार गए। तो ये इंटरेस्टिंग प्रकरण चुनावों में होते हैं। जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? संगीत रागी जी। जी बोलें सर। हेलो जी, सुन पा रहा हूं सर, बोलिए। हेलो। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो ऑटो इम्यून सिम्टम का शिकार हो गई है।
आप देखिए कि पंजाब के अंदर जहाँ पर आप एक कॉन्टेस्ट में थे, आप वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। आप उत्तराखंड में खत्म हो जाते हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। उत्तराखंड में आप खत्म हो जाते हैं। और इस बात का जो अक्कू जी एक बात कह रहे थे, मैं उनको रिप्लाई करना चाहता था और मेरी स्मृति से धीरे से एकदम निकल गया था बात। देखिए, वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव इस बात का इंतजार करेंगे कि वो मौका आए, भारतीय जनता पार्टी गलती करे तो शायद उनकी संभावनाएं बन सकती हैं। मैं थोड़ा इस पर थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल की जो योगी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, वो 2 साल तो सरकार जो है वो काम करने में, नियम कायदे कानून ये सब सारे में गवर्नेंस के मॉडल को देने में वो लगा रहा। ठीक है सर। लेकिन पिछला जो 3 साल है, पिछला 2.5 साल जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट का टाइम था। अच्छा। कोरोना से बड़ी आपदा इस विश्व को नहीं मिली थी और उस आपदा में 25 करोड़ की जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश फंसा हुआ था, 24 करोड़ वाली जनसंख्या वाला। और ऐसे विमर्श चल रहे थे कि गंगा में लाशें बह रही हैं, गोरखपुर में ये हो रहा है, अमुक जगह हो रहा है, इतनी लाशें बिछ गई हैं। तो ऐसा नहीं था कि उनके पास ऐसी चीजें आई नहीं। कुछ ऐसे हादसे घटे, किसान आंदोलन देखिए 1 साल चला। तो ऐसा नहीं है कि उनको मौके नहीं आए। अक्कू जी, मौके आए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने सामाजिक समीकरणों को दरकिनार करते हुए उसको लगा कि योगी राज से बेहतर विकल्प हमारे लिए नहीं है। और मैं उसमें फिर जोर देकर के कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू की गई, मकान, राशन, रोशनी, शौचालय, ये उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होना, और साथ साथ एक सुरक्षा का भाव कि ये फिर से मुजफ्फरनगर जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ न जाए। बिल्कुल, यानी ये जो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं थी, उन्होंने जमीनी स्तर पर एक बड़ा विस्तार किया और जमीनी स्तर पर लोगों को एक भरोसा भी देखने को मिला, जिसका रिजल्ट शायद हमें इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो इस बुलेटिन को फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। अक्कू श्रीवास्तव जी, अनिल आनंद जी और संगीत रागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।